आखिरी दिन तक मानोगे नहीं नीरज। ठीक है। ये ब्राउन कलर वाला जो रखा था ना, वो वाला मैंने आज डाल दिया कि कोई ठीक बात है। नहीं, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सर। अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम नीरज कुमार है। हम्म। मैंने अपनी मेरे मैं जम्मू जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने जिले से ही की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन एएनएस कॉलेज बाढ़ पटना से किया है। उसके बाद से मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है सर। ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है। और इसी वर्ष मैंने यूपीएससी का भी मेंस किया है। और साथ में मेरी हॉबी सर ऑडियो बुक सुनना और साइकिलिंग है। ये आपकी हॉबी ऑडियो बुक सुनना है ना? Yes। ऑडियो बुक सुनने के क्या क्या फायदे होते हैं? सर पहला सर फायदा ये है सर कि बहुत सर अपने जो भी क्रियाकलाप है उसके साथ ही हम उसको शामिल कर सकते हैं उसमें, अपने हॉबी को। दूसरा सर कि बहुत कम समय में और अपने सुविधा के अनुसार हम किसी भी बुक को जो है सर ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। और तीसरा सर का बहुत कॉन्साइज वे में बुक के क्रक्स को और मैसेज को हम समझ सकते हैं। लास्ट ऑडियो बुक कौन सी सुनी है आपने? सर अभी लास्ट मैंने सर प्रेमचंद जी की एक कहानी सुनी है, ईदगाह। समरी हमको क्रक्स बताएंगे थोड़ा सा आप? हाँ सर, ये इसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। जिसमें एक जो परि चरित्र है मोहसिन, उसके माध्यम से बाल मनोविज्ञान का, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उसकी दादी होती है। और वो जब जो मुहर्रम का मेला होता है उसमें जाता है तो उसके पास मात्र 20 रुपये होते हैं। लेकिन उसके पास 20 रुपया होने के बावजूद भी वो अपने पे खर्च नहीं करता और दादी के लिए एक चिमटा लेकर के आता है, जो जिसके कारण से उसकी दादी का रोज रोटी बनाने में हाथ जल जाता था इस वजह से। तो इससे पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान जो है सर वो किस तरह से उम्र से पहले जो है जिम्मेवारी आ जाती है, अगर माता पिता या फिर जो केयर टेकर हैं, गार्जियन जो है वो अगर ना हो तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है इस कहानी में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वी हैव गॉट योर पॉइंट। लेकिन ऑडियो बुक सुनना और किसी भी किताब को पढ़ना, दोनों में से आप किसको बेहतर समझते हैं? मतलब क्या ऑडियो बुक सुनना या ऑडियो विजुअल जो हमको आजकल इनपुट्स मिल रहे हैं, है ना, ऑडियो विजुअल इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, क्या वो बेहतर है कि पढ़ना बेहतर है? इससे पढ़ने की आदत कम तो नहीं हो रही है? सर ये तो एक मतलब स्याह पक्ष है ऑडियो बुक का, जो हम्म। कि इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे ये सर डिपेंड करता है कि अगर हम कोर्स बुक पढ़ते हैं या फिर किसी भी टाइप का जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लिए आवश्यक है, उसको हमें पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, ताकि उसका पूरा का पूरा हमको मतलब ज्ञान हो सके। और दूसरा सर, अगर हमें हॉबी के लिए अगर किसी बुक को एज ए रेफरेंस पढ़ रहे हैं, कुछ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो हम ऑडियो बुक में सुन सकते हैं, जिससे उसका मैसेज हम तक पहुंच सके, उसका क्रक्स पहुंच सके। तो सर दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना सर एक डिसएडवांटेज है। तो हमको लगता है दोनों में संतुलन बना करके व्यक्ति को अपने अनुसार काम करना चाहिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे देश में इतने सारे रेल हादसे हो रहे हैं लगातार, आप क्या कारण समझ रहे हैं और सरकार क्या कर रही है इस पे? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका पहला कारण जो है सर, हम्म। कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं सर, वो अपना जिम्मेवारी ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं सर। दूसरा सर, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको अभी रेलवे ने पूरी तरह से मतलब सर एडॉप्ट नहीं किया है, जिस वजह से भी सर थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और तीसरी चीजें जो है सर वो है समन्वय की कमी। विभिन्न जो विभाग हैं या विभिन्न कर्मचारियों का जो एक दल है, उसमें कोऑर्डिनेशन की जो कमी है सर, उस वजह से भी ये घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे उड़ीसा वाले घटना में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये घटनाएं देखने को मिली। और इसके लिए सर रेलवे डिपार्टमेंट बेहतर काम कर रही है। जैसे अभी हाल ही में सर हम्म। एआई के द्वारा वो जो रेलवे में किचन होता है सर, उसमें उन्होंने एआई को इंट्रोड्यूस किया है कि ताकि कोई भी जो उसमें कर्मचारी है वो बिना हाइजीन के उसमें काम ना कर सके। और जैसे ही वो अगर मेरा करता है सवाल तो उसका मेरा शिकायत सवाल हाँ, तुरंत कंट्रोल। मेरा सवाल रेल रेल हादसे से था। ये कवच कवच सिस्टम क्या है? हाँ सर।
हाँ, ये और दूसरा जो है सर, वो रेल हादसे को कम करने के लिए कवच इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हम्म। एक नेविगेशन सैटेलाइट से कनेक्टेड है सर। वो हम्म। कुछ ही दूरी पे अगर उसके आगे कोई ट्रेन होती है या कुछ मतलब ऐसा, तो वो सर पहले ही इंफॉर्म कर देता है सिस्टम को, और साथ में खुद ही ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो वो कुछ दूरी मेंटेन करते हुए रुक जाता है, जिससे एक बृहद दुर्घटना रुक बच जाती है सर। ओके। आप एक इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमी के छात्र रहे हैं। अगर मैं यस आपको सर। अभी पटना रेलवे स्टेशन भेजूं तो आप इकोनॉमी में किस नजरिए से देखेंगे उस सीन को? अभी आपको पता है दिवाली और छठ का समय है। अगर आपको पटना रेलवे स्टेशन भेजा जाए यस तो आप उस चीज को किस तरीके से देखेंगे? जब आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी इकोनॉमी से रिलेटेड? सर, तो इसमें स्कोप के बारे में बताना है सर, या फिर जो वहां पे ऑलरेडी स्थिति है उसी का पर्यवेक्षण करना है? अभी दिवाली छठ का समय है। आपको पता है ट्रेन में कितनी भीड़ आएगी, कितनी भीड़ जाएगी। अगर आप यस उसको सर। देखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो आपको क्या चीज समझ में आती है? सर, तो मैं एक तो जैसे अगर देखूंगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो मैं देखूंगा सर कि जो प्रवास की स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति है बिहार में, जिसका कारण जो है सर, वो कहीं ना कहीं कृषि उद्योग में जो अविकास है या कम विकास हुआ है वो है सर। दूसरा कारण मैं देखूंगा सर कि उनके लिए जो रेलवे ने व्यवस्था की है वो पर्याप्त है, उनके लिए सर अफोर्डेबल है या नहीं है। अगर अफोर्डेबल नहीं है तो और क्या किया जा सकता है, मैं इस बारे में सोचूंगा सर। और तीसरा जो है सर, वहाँ के कर्मचारियों का उनके प्रति व्यवहार देखूंगा कि उनकी अफोर्डेबिलिटी कम होने के बावजूद भी उनके साथ ठीक तरीके से कर्मचारी व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये प्रवास की समस्या को कम करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? आपके पास कोई सुझाव है? आपके पास कोई अपनी समझ है इस बारे में? हाँ सर। सबसे पहले सर कि कृषि क्षेत्र में जो है सर, हमें भूमि सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि जो है प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी कम हो सके, जिसकी वजह से एक बहुत बृहद स्तर पर प्रवास होता है। दूसरा सर, कुटीर उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे आधारभूत स्तर पे और सूक्ष्म स्तर पर जो है सर उद्यमिता का विकास हो सके, जिससे लोगों का प्रवास कम से कम हो। और तीसरे स्तर पर मैं देखूं सर, तो शिक्षा और कौशल की आवश्यकता है, जो दीर्घकालिक रूप से समाधान देने का काम करेगा। ओके। ओके। गुड। गुड। ये मॉब लिंचिंग की समस्या जो हमारे देश में बढ़ती जा रही है, आप इसके बारे में क्या समझ रखते हैं? सर, मॉब लिंचिंग जो है सर, वो एक भीड़ के द्वारा किसी आवेशपूर्ण स्थिति में किसी व्यक्ति की हत्या करने या फिर उसके साथ जो है सर बहुत भयावह स्थिति में बर्ताव करने की स्थिति होती है। मॉब लिंचिंग सर ये परिस्थिति जन्य होता है। इसमें बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो काम करते हैं सर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जातीय हो, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन मोस्टली जो है सर, वो घटना के परिप्रेक्ष्य में ही ये आवेश की स्थिति उत्पन्न होती है, और व्यक्ति तात्कालिक रूप से फैसला करते हुए सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, और जो है सर दुर्घटनापूर्ण घटना हो जाती है। ये सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति विशेष है या ये सामूहिक रूप से ये प्लान्ड वे में किया जाता है? सर, ये कभी कभी जो है प्लान्ड वे में देखा जाता है सर, हम्म। कि कभी कोई पुरानी वैचारिक शत्रुता हो या फिर मनोभाव हो तो वो प्रकट होता है। लेकिन अक्सर जो है सर, और हम्म। मोस्टली जो है, ये आवेशपूर्ण स्थिति के कारण ही परिस्थिति जन्य उत्पन्न होता है सर। इसके लिए कोई कानून में प्रावधान है क्या? सॉरी सर, मैं इसके लिए अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ ओके। सर, मैं ओके, इसको कोई बात देखूंगा नहीं। एक बार। ये बिहार में जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ावा कैसे दिया जा हाँ सर। सकता है? और हाल में ही एक ड्राई पोर्ट स्टार्ट हुआ है बिहार में। आपको उसके बारे में पता है कुछ? हाँ सर। बता। ये सर अभी बिहटा में जो है बिहार सरकार ने ड्राई हम्म। पोर्ट की शुरुआत की है सर। हम्म। इसमें सर जो अभी समस्याएं हैं सर, वो ये हम्म। है कि हम एक्सपोर्ट के लिए जो है सर, वो कोलकाता बंदरगाह पे डिपेंड करते हैं सर। और वहाँ पे हमें कस्टम्स वगैरह की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि एक बार व्यापारियों को या फिर कृषकों को वहाँ सामान लेके जाना होता है, फिर वहाँ भंडारण की व्यवस्था करनी होती है, फिर कस्टम क्लियरेंस करने के बाद वो अब यहाँ सकेगी सर, पे कस्टम क्लियरेंस विंडो के तहत हो सका, और भंडारण में बेहतर सुविधा होगी, और यहाँ से
एकदम सुविधाजनक रूप से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। हम्म। दूसरी जो है सर, वो इसमें प्रयास ये किए जाने की आवश्यकता है कि इसी तरह जो है और भी इनलैंड ड्राई पोर्ट बनाने की आवश्यकता है बिहार में, हम्म। जिससे कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों के लोगों को जो है सर व्यवस्थित रूप से समाधान मिल सके। ओके, थैंक यू नीरज, योर इंटरव्यू इज ओवर एंड इट वाज गुड। ठीक है। थैंक यू सर। हैव सब ए नाइस बढ़िया। डे। सब बढ़िया। ठीक है। सब बढ़िया अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मॉब लिंचिंग वाला देख लेना अभी हाल फिलहाल ये में। मॉब लिंचिंग वाला थोड़ा। हाँ, चल रहा है न्यूज में। अच्छा अच्छा। ठीक है। और एक और जीएसटी स्कैम हुआ और है। मॉब लिंचिंग पे जो मैंने मॉब लिंचिंग पे बताया भैया, हम्म। वो ठीक था। सही सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये भारत चीन वाला देख लेना, एलएसी वाला, उसको भी एक बार। अच्छा, अगर ब्रिक्स के आउटकम की बात करें तो क्या क्या हम बोल सकते हैं भैया उसमें? मैंने फॉलो नहीं किया, तुम बताओ। ऐसा कुछ ब्रिक्स के आउटकम में एक तो मैंने देखा हम्म। कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हम्म। उसको कम करने की कोशिश हुई है, जो रसिया पे प्रतिबंध लगा रहे थे। हम्म। तो इतने देश जो साथ में इकट्ठा हुए रसिया में, तो ये रसिया के एक सहयोग की स्थिति बनी। हम्म। दूसरा जो है वो लोकल करेंसी को बढ़ावा दे करके जो हम्म। वी हम्म। डॉलरीकरण या फिर इसको डी डॉलराइजेशन की जो स्थिति है उसको हम्म। हम बूस्ट कर रहे हैं। तीसरा जो है वो हमारा जो इकोनॉमिक रिलेशन है हम्म। वो विभिन्न देशों में उसको हम्म। बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी देश हैं ब्रिक्स में हम्म। वो विभिन्न तरह के हैं और एकदम विविधता लिए हुए हैं। कोई हम्म। डेमोक्रेटिक है, कोई नॉन डेमोक्रेटिक है, कोई सोशलिस्ट है। तो इस तरह से सोशलिस्ट जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बढ़िया उसको विश्व किए जाने की बात कही गई है। हम्म। और एक कुछ मतलब डिक्लेरेशन था, वो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ कोई। कजान। कजान। हाँ, कजान डिक्लेरेशन ही है, उसमें कुछ हुआ है उसमें। वो तो नॉर्मल उसी हर टाइप की हर बातें समिट हैं। के बाद एक डिक्लेरेशन होता है। तो डिक्लेरेशन को देख लो, कजान हाँ डिक्लेरेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, और दूसरा डी डॉलराइजेशन देख लो कि वो क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। है ना, डी डॉलराइजेशन क्यों किया जा रहा है और डॉलर का क्या सिग्निफिकेंस है। इन सब चीजों को एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है अगर अगर आ गया तो। अच्छा। डी डॉलराइजेशन को वो फिर उससे जोड़ सकते हैं विवैश्वीकरण से। हाँ, बोल सकते हैं, मतलब ठीक है। हाँ, जो नहीं मतलब ग्लोबलाइजेशन अब कम हो रहा हाँ, है। मेनली वो करेंसी की मोनोपोली तोड़ने पे है ना, कि हाँ कोई भी हाँ करेंसी, बस बिल्कुल। मोनोपोली वर्ड यूज कर लोगे तो काम चल जाएगा। मोनोपोली बोल दो ना, इट इज ऑल्सो इफेक्टिंग, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डी ग्लोबलाइजेशन, है ना। डी ग्लोबलाइजेशन नहीं बोल सकते ना, ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन तो हो ही रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन तो बोलना ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना, नहीं ट्रेड। बोलेंगे नहीं, अगर वो इस तरह से जोड़ के पूछ लें तो फिर बताया जा सकता हाँ, बताया जा सकता है। बट मेनली है कि उसकी मोनोपोली को तोड़ना है, यूएस की डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना है। क्योंकि है। वो हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। सैंक्शंस लगा देता है तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे, है ना। रशिया पे है ना, और ब्रिक्स की जो कंट्रीज है उस पे, चाइना पे हो गया, इंडिया को भी धमकी मिलती रहती है, तो इसीलिए हम ट्राई करें। और दूसरा, नए मेंबर्स जो ब्रिक्स में जुड़े हैं उनका नाम भी याद कर लेना। हाँ ठीक है, वो तो याद है। हम्म। और वो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग और टेपरिंग करते हैं तो हमारा भी जो है मनी सप्लाई प्रभावित होता है। हम्म। 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 तो डी डॉलराइजेशन से एक फायदा होगा कि हमारी जो वो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ठीक तरीके से हो सकेगी, स्थिर रह पाएगी। हम्म। ये है कंपनी इन ऑटो ड्राइवर्स नेम DGGI अनअर्थ 8,000 करोड़ 8,000 का करोड़ स्कैम। स्कैम। आज आज के पेपर में है, एक बार इसको देख लेना। अच्छा। है ना, ये देख लो, ये जीएसटी वाला देखो। जीएसटी इंटेलिजेंस हैज अनअर्थ अ मेजर फेक जीएसटी फर्म स्कैम। है ना, ये सर्च करना। हाँ, ठीक है, ये सर्च करके तुमको भेज देता हूँ। और ये देखिए दैनिक जागरण में नहीं दिया हुआ, ना इकोनॉमिक टाइम में। अरे, अभी मैं दोनों फॉलो कर रहा हूँ। दैनिक जागरण और इकोनॉमिक टाइम्स। हाँ, वो उस अब दिन आप भेजे ना तो मैं कहा इकोनॉमिक टाइम्स देख लेता हूँ, लेकिन कोई हाँ, न्यूज ही नहीं आती उसमें से। अरे ठीक है, मतलब ये अब इसका कोई पक्का, अब तुम क्या क्या फॉलो करोगे बताओ ना, कितने न्यूज़पेपर फॉलो करोगे। हाँ सही बात है, वो कौन सा पढ़ के आ रहे हैं क्या पता। वो कौन सा पढ़ के आ रहे क्या पता, टाइम्स ऑफ इंडिया देखना हो तो आज का देख लेना, और क्या। अरे अब छोड़ो, कुछ मत देखो तुम, अभी रिलैक्स करो, सब बढ़िया है ना। बाकी सब बढ़िया है।
और अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से। ठीक है। हाँ, बताना मेरे को, जब हो जाए तो ये मैं बताना। देख लेता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू भैया। फाइनल फाइनल राउंड है। ठीक है। खुशखबरी आएगी इसके बाद। बस, हाँ। हाँ। ठीक, नीरज। ठीक है। हाँ, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ये अरे भी बिल्कुल खुशखबरी हो ही आशीर्वाद है। जाएगी। आशीर्वाद तो एकदम आखिरी दिन तक रहेगा। चिंता मत करो। ठीक। ठीक है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ।